अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। नाजरीन, दुनिया के 5 बड़े शहरों में कराची का भी शुमार किया जाता है और ये शहर बैक वक्त मेट्रोपॉलिटन भी है और कॉस्मोपॉलिटन सिटी भी कहलाता है। मेट्रोपॉलिटन सिटी यूं के इंतहाई गुंजान आबाद ये शहर है। इसकी पॉपुलेशन गो के मर्दमशुमारी में इसको पूरा नहीं गिना जाता, लेकिन फिर भी ये 2.25 से 3 करोड़ से कम की इसकी पॉपुलेशन नहीं है। और साथ ही साथ ये पूरे मुल्क की सकाफत और मईशत का मरकज़ है, जो इकनॉमिक हब है। इस वजह से इसको मेट्रोपॉलिटन कहते हैं और कॉस्मोपॉलिटन इसलिए कि यहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब के, रंगो नस्ल के लोग और मुख्तलिफ फ़िरक़ों और फ़िक़ों के लोग जो हैं यहाँ पर रहते हैं। जो मैं बात करना चाह रहा हूँ कराची की, एक ऐसा शहर जो कि बैक वक्त मेट्रोपॉलिटन और कॉस्मोपॉलिटन दोनों दर्जे रखता है, लेकिन ये शहर किसी भी मास्टर प्लानिंग से महरूम है। आज हम बात करेंगे शहर में पै दर पै जो आतिशज़दगी के वाक़यात हैं, उनसे होने वाले नुकसानात, और जो एक आइडियली दुनिया में कहा जाता है कि हर 1 लाख की पॉपुलेशन, 1 लाख की आबादी के ऊपर जो है एक फायर स्टेशन और 4 फायर ब्रिगेड्स होना लाजमी है। इस एतबार से अगर कराची के ऊपर इसको रखा जाए तो तकरीबन 200 फायर स्टेशन और 28,000 से ज़्यादा फाइटर्स की कराची में मौजूदगी लाजमी है। लेकिन हालात क्या हैं, हम कहाँ खड़े हैं और मसाइल क्या हैं, ये जानेंगे। इस वक्त कराची स्टूडियो में इश्तियाक अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप चीफ फायर ऑफिसर हैं कराची के। बहुत शुक्रिया इश्तियाक साहब। सबसे पहले तो ये, जब हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी के लिए, तो उसके हिसाब से कराची में इस वक्त फायर स्टेशंस कितने हैं और फायर ब्रिगेड्स वगैरह कितनी हैं? पहले तो ये ज़रा बता दें, वजूहात की तरफ हम बाद में आएंगे। कराची में इस वक्त तकरीबन 28 फायर स्टेशन वर्किंग में हैं, काम कर रहे हैं। फायर स्टेशन, ठीक है। और हमारी जो फायर फ्लीट्स हैं वो 44 फायर टेंडर्स हैं और स्पेशल व्हीकल्स भी हमारी 2 मौजूद हैं। और इसके अलावा 2 मेंटेनेंस में इंशाल्लाह। ये फायर स्पेशल व्हीकल हम कहते हैं स्नॉर्कल वगैरह को, जो स्नॉर्कल रेस्क्यू होती है उनको। अभी 2 स्नॉर्कल है जो कमिंग वीक में इंशाल्लाह वो भी हमारी फील्ड में शामिल हो जाएंगी शहर में। ठीक, चलें 28 से वो 30 हो जाएंगे फायर स्टेशन और व्हीकल वगैरह। बट ये कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक तो बिल्कुल भी नहीं है ना। देखिए, हम एक तरक्की पजीर मुल्क में रहते हैं, इसके लिए वसाइल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। कराची इतना बड़ा शहर है, इसको एक फायर स्टेशन बिल्कुल अनप्लान्ड है। बेहंगम बिल्डिंग्स बनी हुई है, बेहंगम। तो अभी हम सर्वे कर रहे हैं बिल्डिंग्स का, तो 95% जो बिल्डिंग है उसके अंदर फायर के इंतजाम नहीं है। खुदा न खास्ता आग लग जाए तो बड़ी मुश्किलात होंगी। ये आगे चंद्रीगढ़ रोड पे 29 इमारतें जो है इनको गैर महफूज करार दिया गया है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो बस वो करार दे दिया गया, दैट्स इट। अब क्या है इसके ऊपर? हमारा काम है कि चेक करना, चेक करके उसके जो चीज़ें हैं उनको देखना, उसकी रिपोर्ट हायर अथॉरिटीज़ को देना। ठीक है ना। हमने हायर अथॉरिटीज़ को सारी चीज़ें अपनी बता दी। आई चंडीगढ़ रोड पे भी हमारी इंस्पेक्शन हुआ है और शहीद मिल्लत पे हुआ है और शायर फैसल पे हुआ है। अभी शायर फैसल पे जिसका हमने इंस्पेक्शन किया था 1 हफ्ते 10 दिन पहले, उसमें फायर लगी 5 टावर्स। जी, जबकि उसके इंतजाम अच्छे थे, बहुत अच्छे इंतजाम थे बनिस्बत दूसरी बिल्डिंग्स के। उसके इंतजाम बहुत अच्छे थे। तो ये तो मेरे ख्याल से बिल्डिंग कोड्स जो हैं इनको यकीनी बनाना बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जिम्मेदारी है ना। जी बिल्कुल। इसको बिल्डिंग कोड्स वगैरह जो है ये बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ही देखती है। अब जब कोई ऐसा हादसा हो जाता है, कोई चीज़ इस तरह के वाक़यात हो जाते हैं, तो उसके बाद अल्लाह से बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से भी इसकी पूछगछ होती है। अब वो उसका जवाब बेहतर वो दे सकते हैं इसमें क्या हो वसाइल है। लेकिन बहरकैफ शहर के अंदर इस वक्त फायर फाइटिंग के इंतजाम जो कि एक प्लान करके बिल्डिंग बनाई जाती है, अगर उस पर अरबों रुपया लगाया जा रहा है तो उसका सिर्फ 1% फायर फाइटिंग सेफ्टी पे लगा दिया जाए तो उसके इंतजाम बहुत बेहतर हो सकते हैं। ठीक है, ये तो चलें, उनको कभी पकड़ेंगे तो उनसे पूछेंगे। लेकिन मामला सारा की तरफ का जो है, कभी खुदा न खास्ता आग लगती है कहीं, तो वो तो एक अलग बात है कि जनाब बिल्डिंग्स हैं और बहुत ही गुंजान आबाद है, आप लोग पहुंच नहीं पा रहे। इनिशियली तो आपके यहाँ कोई फ़ोन नहीं अटेंड करता, गाड़ियों में जो है वो पानी नहीं होता, डीजल नहीं होता। कितने इसमें गुलिस्तान जौहर के तो बड़े बुरे हाल है वहाँ पर।
देखें वो चूंकि मैंने खुद देखा इसलिए मैं कह रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए गाड़ी में जब ऑर्डर में होती है तो गाड़ी के अंदर पानी, डीजल, सब चीज़ कंप्लीट होकर तैयार फुल इक्विपमेंट्स के साथ स्टेशन पे खड़ी होती है। हाँ। और जो आउट ऑफ ऑर्डर गाड़ियाँ होती हैं वो वर्कशॉप, हमारे अंदर ही वर्कशॉप होता है, उसको वर्कशॉप में हम शिफ्ट कर देते हैं कि कोई मेंटेनेंस का वर्क निकल आया तो वहाँ। लेकिन जो गाड़ी खड़ी है उसमें आप मेरे साथ खुद विजिट कर लें, मैं आपको पूरे शहर का विजिट कराऊंगा, जहाँ जितना मेरे स्टेशन है। आपको हर जगह जाएं, वहाँ देखें, गाड़ी आपको खड़ी भी मिलेगी तो उसके अंदर पानी भी मिलेगा और इक्विपमेंट्स भी मिलेंगे। अच्छा चलें जी, देख लेते हैं कभी आपके साथ चल के देखेंगे। ये बताइए कि इस वक्त ये जो वसाइल की बात की जा रही है, क्यों मतलब ज़ाहिर है कि तो बल्दिया के अंडर आता है ना सारा मामला, तो इसके ऊपर क्यों इन्वेस्टमेंट नहीं की जाती? फंड्स तो ज़ाहिर है कि अब नेशनल लेवल के ऊपर भी, एनएफसी में भी आ रहे हैं, फिर प्रोविंशियल उसमें भी आना चाहिए और ये यहाँ पे लगना चाहिए, क्यों इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं हुई? देखिए अब तो माशाल्लाह जब से मुर्तज़ा वहाब साहब आए हैं मेयर कराची, तो इस पे बहुत तेज़ी से उन्होंने काम शुरू किया। फायर ब्रिगेड पे उन्होंने फोकस किया है। उनके आने के बाद ये हादसा भी बढ़ गए, बिल्डिंगों में आग भी बढ़ गए, तो मतलब हम और एक्सपोज भी हो रहे हैं सारे मामला। अच्छा, ये सारी पुरानी बातें ना। अब जब से आए इन्होंने उसको फोकस किया है। फोकस करने के बाद कई हमारे इक्विपमेंट्स हैं, गाड़ियाँ हैं, अभी कुछ गाड़ियाँ तो उन्होंने मंगाई हैं जो पोर्ट पर ही मौजूद हैं। इंशाल्लाह वो भी हमारी फील्ड पे शामिल हो जाएगी। स्नॉर्कल्स हैं वो पोर्ट पे मौजूद हैं, वो भी हमारे इस पर शामिल हो जाएंगी। तो ये ख़ास तौर पे इन्होंने फायर ब्रिगेड को फोकस करके इसके इम्प्रूवमेंट के लिए काम कर रहे हैं। वो आपने तो इंस्पेक्ट किया जनाब, कितनी बिल्डिंग? तकरीबन इस वक्त तक 150 के करीब हो चुकी हैं। 150 के करीब। फिर आपके अपने इदारे की इंस्पेक्शन कौन करता है? वो क्या मतलब सिर्फ अल्लाह के ऊपर छोड़ दिया है हमने, क्या है? देखिए इदारे की क्या इंस्पेक्शन कुछ हो नहीं सकती। वजह है कि इदारे का माशाल्लाह से अगर ये इदारा मौजूद है तो पूरे कराची शहर के अंदर आके जो हादसा हो रहे हैं हम ही बुझा रहे हैं, और तो कोई नहीं आ रहा ना उसको काम करने के लिए। हम यही हमारा इनिशियली तो वो अपनी मदद आपके तहत होते, जब 3rd डिग्री पे पहुंच जाती है फिर उसके बाद आप। ऐसा नहीं है। इनिशियली हम बुझाते हैं। अगर कोई और इसमें लोग नहीं शामिल होते, बल्कि लोग हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम फौरी पहुंचे नहीं, जैसा कि जिक्र हुआ था। असल में होता ये है कि लोग कोशिश करने लग जाते हैं, लेकिन फायर ब्रिगेड को कोई इतला नहीं देता, इन्फॉर्म नहीं करता कि वो फला जगह हादसा हुआ है। हम इसके इंतज़ार में कोई किसी को हमें ऐलान तो होता नहीं है, हमारे सारे कंट्रोल रूम चल रहे होते हैं। मतलब ये कि लोग फायर ब्रिगेड को आग लगी है कहीं और लोग फायर ब्रिगेड को ही या तो आपको परसेप्शन जो है वो इतना खराब हो गया है बड़ी माजरत के साथ कि लोग कह रहे हैं कि इससे बेहतर कुछ और कर लो बजाय इसके कि उनके ऊपर तकिया। नहीं, ऐसा नहीं फिर हमारे पे तकिया। आप देखें अभी अर्शी में जो आग लगी हमने जब बुझाई है तो लोगों ने बाकायदा नारे लगाए और हमारी तारीफ की, और मीडिया ने भी तारीफ की, आपके चैनल्स ने भी तारीफ की, वहाँ मौजूद लोगों ने, जो आवाम मौजूद थी उसने तारीफ की कि इतनी बड़ी फायर थी। उसमें 72 जो फ्लैट थे उसमें सिर्फ एक फ्लैट जला था और 2 फ्लैट जुज़वी मुतासिर हुए थे। 72 फ्लैट्स में सारे सेव हुए थे। जिस चीज़ में आग लग गई वो तो जलना है, उसको तो हम सेव जो कर रहे हैं, हम उसके जो साइड में है, जो ऊपर है नीचे, उसको सेव ज़्यादा बचाया। तो जो दुकानें भी तकरीबन 30% बची हैं। 70% दुकानें जली हैं तो 30% दुकानें भी बची हैं। आशुरा आपको याद होगा जो क्राइसिस हुआ था पूरा एक, उसके बाद से कितनी तब्दीली आई, कितनी चेंजेस आई, कितना वेल इक्विप्ड किया गया? देखिए आशुरा एक बहुत बड़ा हादसा था। आशुरा के बाद जो ये बम ब्लास्ट हुआ था उसका बहुत बड़ा हादसा था। उसके बाद से ग्रेजुअली इसके अंदर तब्दीली आई है। तकरीबन उस वक्त हमारे जो बल्दिया फैक्ट्री थी, बड़े वाक़यात जी, इसमें तकरीबन देखें उस दौरान हमारे स्टेशन की तादाद कम थी, उसमें भी बढ़ाए गए, हमारे स्टेशन भी बढ़े। अभी 7 स्टेशन 8 स्टेशन का अभी हमने अपनी उसमें शामिल किया, 7 स्टेशन और बढ़े कराची शहर के अंदर, वरना 19 स्टेशन पर हम काम कर रहे थे। इस वक्त 28 स्टेशन हो चुके हैं और 2 स्टेशन पे अभी काम हमारा जारी है। इंशाल्लाह वो भी हमारी फील्ड पे शामिल हो जाएगा। अच्छा, अब प्रायोरिटी के ऊपर अगर आप रखते हैं तो क्या होना चाहिए? और फिर दूसरा, लोगों को अपने सेल्फ डिफेंस के लिए, ठीक है, घरों में, फिर बिल्डिंग्स के, इसके अलावा आपके जो बिजनेसेस हैं, कारोबार हैं, फैक्ट्रीज हैं, इन बहुत सी जगहों पे जब हादसा बहुत संगीन हो जाता है तो फिर सबको याद आता है। देखें लोगों को असल में पे दर पे ये हादसा हुआ है तो लोगों को थोड़ा सा अभी जागे हैं, ये भी कुछ अर्से बाद फिर दोबारा बैठ जाएंगे। मैं ये कहता हूँ घर से स्टार्ट लेते हैं। हम अपने घर पे अपनी बीवी बच्चों को, सबको, रिश्तेदारों को छोड़ के आते हैं। क्या आग लगने की सूरत में, घर में आग लगने की सूरत में उनको फायर ब्रिगेड का टेलीफोन नंबर पता है?
नहीं पता, नहीं पता होगा, नहीं पता। जब नहीं पता तो वो इत्तला किसको देंगे, ठीक है ना। अब अगर वो किसी को इत्तला देते हैं, इधर 2-3 जगह से होते हुए जब इत्तला हमारे तक पहुंचती है तो एक टाइम पीरियड हो चुका होता है और उम्मीद रखते हैं कि फायर ब्रिगेड नहीं पहुंची, फायर ब्रिगेड टाइमली नहीं रिस्पॉन्स हुआ, तो ये इस तरह के वाक़यात हैं। पहले तो हमें अपने घरों से स्टार्ट लेना चाहिए। एक छोटा एक्सटिंग्विशर घर में भी मौजूद होना चाहिए। और यार आजकल तो बड़े वो बॉल्स टाइप के भी आ गए हैं ना, लेकिन वो इस पर्पज पे इस्तेमाल नहीं होते। लेकिन एक एक्सटिंग्विशर हमारा जो घर पे मौजूद होना चाहिए, जिसको घर में लोगों को भी पता होना चाहिए, इन केस कोई किचन में भी इमरजेंसी हो जाए तो हम इसको यूज़ कर लें, ठीक है ना। उसके बाद फायर ब्रिगेड को भी इतला कर दें, फायर ब्रिगेड भी आ जाए लेकिन उससे पहले ये आपके पास मौजूद हुआ है एक चीज़। अब इससे घर से निकल के अगर आप फैक्ट्री में जाएँ, मुख्तलिफ बिल्डिंग्स में जाएँ, तो इन सब जगह पे मौजूद होना चाहिए। अभी आपके जितने बाज़ार हैं, मॉल हैं, ताइग रोड से लेके शहीद मिल्लत पे, बादराबाद पे, इंतहाई ख़तरनाक कंडीशन में, लूज़ वायरिंग जो हमने अभी चेक की इतनी बेताशा है। अब जब यहाँ आग लग जाती है, फायर ब्रिगेड से ये उम्मीद रखते हैं कि फायर ब्रिगेड इसको फौरी तौर पे बुझा दे, जो मुमकिनात में से नहीं होता। जब एक हादसा हुआ है तो उसके ऊपर उनको तब याद आता है। अब मुख्तलिफ जगहों पे एग्जैक्ट रूट नहीं, मुख्तलिफ जो एजेंसीज हैं वो अपना पार्ट प्ले नहीं कर रहे, वो जाके वो जो लूज सर्किट्स हैं, सबसे पहले तो इनिशियली हमारी अपनी जिम्मेदारी है, हमारे घर हों या हमारे कारोबारी मराकज़ हों जहाँ पे शॉर्ट सर्किट का अंदेशा हो, उन चीज़ों को महफूज किया जाए। और घरों की हद तक जो छोटे फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं वो लाजमी होना चाहिए। और फिर दूसरी चीज़ ये कि खुदा न खास्ता अगर आग लगे तो किस नंबर पे इमरजेंसी एड के लिए जो है वो कॉल करनी है, ये हमें अपने बच्चों को भी बताना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ चीफ फायर ऑफिसर कराची इश्तियाक अहमद साहब मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक। हर साल जो गंदम की बुआई का सीज़न होता है, यानी सोइंग सीज़न जो होता है, उसमें जो सबसे बड़ा मसला सामने आता है वो खाद की किल्लत का होता है। और इस वक्त भी पंजाब में ये बहरान जो है वो इंतहाई संगीन हो चुका है और वहाँ पर यूरिया खाद जो है वो भी दस्तयाब नहीं है और साथ ही साथ जो DAP फर्टिलाइज़र जो डैप कहलाता है वो भी इस वक्त दस्तयाब नहीं है, और अगर है तो वो बड़ी उसकी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। यूरिया खाद की 3750 रुपये की जो बोरी है वो 5000 से ज़ायद में इस वक्त ब्लैक की जा रही है। बात यह है कि ऐसा एक हमेशा का ये तर्ज अमल क्यों हो गया? ये सर्वेलेंस का मामला है, गवर्नेंस का मामला है, या फिर जो ज़ख़ीरा अंदोज हैं और उसके साथ साथ जो माफिया है वो उनकी एक मिली भगत है? हर साल ऐसा क्यों होता है कि बुआई के सीज़न से पहले जो है वो गंदम या आपकी जो खाद की किल्लत का बहरान सामने आता है? इस संगीन बहरान की सिवेरिटी कितनी है? और क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि अगर ये बहरान संगीन हुआ तो गंदम के टारगेट्स, न सिर्फ गंदम के टारगेट्स अचीव नहीं होंगे बल्कि उसकी जो हमेशा हम बम्पर क्रॉप की बात करते हैं वो भी काफ़ी उसको डेंट पड़ सकता है। ताहिर रज़ाक गुज्जर हमारे साथ मौजूद हैं जो कि चेयरमैन है पाकिस्तान किसान काउंसिल के। बहुत शुक्रिया ताहिर आपके वक्त का। सबसे पहले तो बताइएगा कि ये हमेशा से एक ये सिलसिला देखने में आता है कि जब कभी भी बुआई का सीज़न शुरू होता है खाद जो है वो उसकी किल्लत हो जाती है। ये मसनूई है, बिल्कुल आप समझ रहे हैं? ये हर साल यही सिलसिला आता है और मेरे काश्तकारों को जो शदीद मुश्किलात का सामना पड़ता है, क्योंकि हम लोग सारे जितने भी छोटे बड़े काश्तकार हैं वो कैश पे खाद की खरीदारी करते हैं, और जब कैश लेके दुकानों पे मारे मेरा काश्तकार फिरता है तो उसको सरकारी नरखों पे जो खाद है उसकी दस्तयाबी नामुमकिन तकरीबन हो चुकी है। इसके लिए कि उन्होंने जो स्टॉक है वो गंदम के जो फी एकड़ पैदावार हमने लेनी है उसके लिए हमें स्टॉक बर वक्त दस्तयाब होना चाहिए फार्मर के डोर स्टेप पे, जो कि हुकूमत की अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। अगर हमने बाहर से गंदम इंपोर्ट नहीं करनी तो काश्तकार को सहूलियात देने के लिए बर वक्त उसको उसकी इनपुट्स देने मुहैया करने में और सरकारी नरखों पे उसकी दस्तयाबी होने को यकीनी बनाने के लिए जो हुकूमती हमारे अदारे हैं उनका किरदार मौसर नहीं नजर आ रहा, जिसकी वजह से ये बहरानी कफियत है। और जो डीलर हजरात है, जो कार्टल है खाद का, वो हर साल अरबों रुपया कमा रहा है और जिससे काश्तकार को नुकसान हो रहा है। अच्छा,
अब सुनाए कि जनाब निगरान हुकूमत पंजाब जो है मोहसिन नकवी साहब बहुत ज़्यादा इसके ऊपर जो है वो मामलात को देख रहे हैं, वो जो फर्नीज हैं उनसे भी बात कर रहे हैं और पूरी कोशिश है कि सप्लाई जो है उसको यकीनी बनाया जाए। तो किस हद तक ये दावे हुकूमत के सही हैं या सिर्फ तसल्ली तशफ़ी है? ये इमरान साहब सिर्फ तसल्ली दी जा रही है। अब देखें ना, हम पहला पानी लगा चुके हैं पंजाब में गंदम को। पहले पानी के साथ हमने यूरिया खाद की देनी चाहिए थी गंदम को, वो हमें मैसर नहीं है। जब पहले पानी के साथ हम खाद नहीं दे पाएंगे तो प्रोडक्शन में जारी तौर पे फर्क आएगा। दूसरी बात है जो डीएपी है, डीएपी हमें बिजाई के वक्त चाहिए, वो बिजाई के बाद ही हम इस्तेमाल करते, तो उसकी भी जो सूरत हाल है वो अच्छी नहीं है। अब डीएपी खाद की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं, लेकिन हर खाद जो है ना फी बैग वो 800 रुपए से लेके 1400 रुपए तक ब्लैक मार्केट में अवेलेबल है। अगर आपके पास पैसे या ब्लैक में लेना चाह रहे हैं आपको खाद मिल जाएगी। अगर आपकी जेब में पैसे हैं और आप सरकारी नरखों पे खाद लेना कहने का मकसद ये है कि बहरान जो है वो आपके पास खाद है लेकिन महंगी दी जा रही है किल्लत पैदा करके, ऐसा नहीं है कि खाद नहीं है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये जो हमारे पास जो एरिया है, जो डाटा है हमारे पास गंदम के हर जिले के अंदर कि कितने एकड़ पे गंदम लगी है, उसके मुनासिबत से हमें खाद की जो दस्तयाबी है यकीनी बनाना हुकूमत के तमाम अदारों की जिम्मेदारी आती है और ये अवलीन तरजीह। अब चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी एक्शन लिया, उस वक्त लिया जब पहला पानी लग गया। अब तो उन्होंने जिन्होंने पैसे कमाने थे वो कमा लिए, तो उसमें नुकसान किसका हुआ? एक जिम्मेदार का नुकसान हुआ। जो गंदम हम बाहर से इंपोर्ट करेंगे उसका ज़र मुबादला किसका होगा? वो हमारे मुल्क का नुकसान होगा। अच्छा, अब मैं इसको उस तनाजुर में अगर देखूं, SIFC के तनाजुर में, SIFC में आप देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, तो ये मेरे ख्याल से तब उस वक्त भी यही सूरत हाल होगी या कुछ ये सही सूरत हाल हो सकती है, बेहतर हो सकते हैं, क्योंकि सारा मामला जो है वो गवर्नेंस और कंप्लाइंस का होगा, वहाँ तो ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे। देखें जी, हमें उम्मीद तो बहुत अच्छी है, लेकिन इसके जो समरात हैं वो आम जिम्मेदार तक बहुत मुश्किल से पहुंचने वाले हैं, जिसके लिए जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वो अपनी कोशिश कर रहा है, लेकिन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के पास इतनी फोर्स नहीं है जो ज़िली इंतजामिया के पास है। जब हमारी गंदम पक जाती उस वक्त ज़िली इंतजामिया हरकत में आ जाती है और जिम्मेदारों से जबरदस्ती गंदम उठाने की कोशिश करती है, वो हमारे साथ ज्यादती होती है। अब जब जबरदस्ती खादें हमें क्यों नहीं मिल रही, हमारा तो ये हुकूमत से मुतालबा है कि हमें खादें जो हैं वो सरकारी नरखों पे कैश पे मिलनी चाहिए। हम कौन सा उधार लेने जा रहे हैं जो हमें नहीं मिल रही। तो ये है कि हम पैसे मारे मेरा काश्तकार जेब में लेके रोज मंडियों में जा रहा है, दुकानों पे जा रहा है और खाद की शॉर्टेज है, और खाद अगर लेट डालेंगे तो उससे हमारी जो पैदावार है फी एकड़ वो कम हो जाएगी। केयर टेकर गवर्नमेंट ने क्या एक कोई मैकेनिज्म डिवाइस किया? आप लोगों से बातचीत हुई, किस बात की यकीन दहानी की है? यकीन दहानी है तो बहुत सारी करते हैं, लेकिन उनसे यकीन दहानी है कि समरात नहीं मिल रहे। मतलब है कि एक तो जो खाद के बड़े बड़े डीलर हैं उनको दरमियान में बिठाया जाए, उनके साथ बातचीत की जाए ताकि वो अपना स्टॉक रिलीज करें। अब वो अपना स्टॉक जो है ना स्लो रिलीज कर रहे हैं, जिसकी वजह से गंदम की खाद की बहरानी कैफियत पैदा हो रही है। ओके, तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस हवाले से कि अगर चीज नहीं है, सप्लाई कंस्ट्रेन है, या तो वहां का क्या जो वो कह रहे हैं जी हमारे पास सप्लाई नहीं है। दुकानदारों के पास जाए ना कि हमें सरकारी नरखों, वो कहते हैं जी हमारे पास खाद नहीं। और हर डीलर ने A-B क्लास के गोदाम बनाए हुए हैं कि जो उसका मेजर गोदाम है वो खाली पड़ा हुआ है। जब कोई बंदा अप्रोच करता है या ब्लैक में खाद लेना चाहता है तो वो कहते हैं फलां आप दुकान पे जाएं और फलां गोदाम पे जाएं, आपको खाद मिल जाएगी। तो अब ये निजाम तो सिर्फ सर्वेलेंस है, ये तो सिर्फ कंप्लाइंस और सर्वेलेंस का मसला है ना, ये तो सिर्फ मॉनिटरिंग है और कुछ नहीं है। मॉनिटरिंग सख्त होनी चाहिए। दूसरी बात है कि हर तहसील लेवल पे जितनी खाद की जरूरत है उसके मुताबिक उसकी सप्लाई बहाल होनी चाहिए और यकीनी होनी चाहिए। तो कौन इसके ऊपर एक्शन लेगा दोबारा? मतलब जो एक्शन लेने वाले वो तो ऐसे ही बैठे हुए। देखिए जी, अब आगे से वो इलेक्शन के मसरूफियत ज़िली इंतजामिया सारी होगी और इसकी जो प्रायोरिटी है वो हमें नजर आ रही है कम से कम होती जा रही है। तो इसमें यही सबसे ज्यादा जो फायदा हो रहा है, जो खाद के माफिया है उनको फायदा हो रहा है और काश्तकार को भी नुकसान हो रहा है, हुकूमत को भी नुकसान हो रहा है। लेकिन हमारे जो सियासतदान है उनका एक बहुत बड़ा वोट बैंक है ना, ये आपके जो जितने भी एग्रीकल्चर जो सेक्टर है, अब तो इलेक्शन के दिनों में तो जरा फोकस होना चाहिए इसके ऊपर। जी बिल्कुल, हमें फोकस नजर नहीं आ रहा है इस वक्त, कोई फोकस नजर नहीं आ रहा। तो अल्टीमेटली क्या आप समझ रहे हैं कि खुदा ना खास्ता ये बहरान संगीन होता है तो एक इसका जो स्पाइरल इफेक्ट है
वो आपकी गंदम के ऊपर ही पड़ेगा या और जो अगली बुआई है वो भी मुतासिर होंगी? देखिए जी, ऐसे पहले ये था कि हमारा जो क्रशिंग सीजन था वो 1 माह लेट शुरू हुआ, उसकी वजह से गंदम का एरिया कम हो गया, क्योंकि गन्ने की फसल हम शुगर इंडस्ट्री को दे के कुछ लोग हमारे वहां पे गंदम लगाते थे, वो एरिया हमारा कम हो गया क्योंकि 1 से 1.5 माह जो शुगर मिले हैं वो लेट चली हैं। उसका नुकसान भी जिम्मेदार को भी हुआ और हुकूमत को भी हो रहा है। ठीक है, चलें जी, हर दुआ करते हैं कि हालात मामलात बेहतर हों और जो सर्वेलेंस के हवाले से जो मामलात हैं, मॉनिटरिंग के हवाले से जो मामलात हैं, क्योंकि डंडा अगर चलना है, जब डॉलर माफिया के ऊपर चल सकता है, स्मगलिंग माफिया के ऊपर चल सकता है, तो ये खाद फर्टिलाइजर माफिया जो है इसके ऊपर भी डंडा चलना चाहिए, तभी हालात बेहतर होंगे। हमारे साथ मौजूद थे ताहिर रज़ा, चेयरमैन पाकिस्तान किसान काउंसिल, आपका बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे पाकिस्तान में अक्टूबर 2022 से GMO जो सीड्स हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म सीड्स जो हैं, उनके ऊपर पाबंदी लगा दी गई थी, उनकी इंपोर्ट के ऊपर, कनोला और आपके दीगर सीड्स के ऊपर, लेकिन अब उस पाबंदी को ख़त्म कर दिया गया है। ये मामला क्या है, एक एक्सपर्ट से हम जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक और अहम मामला आपके सामने लेकर आते हैं और आपको बताऊं कि अक्टूबर 2022 में हुकूमत ने कनोला और सोयाबीन के जो GMO सीड्स थे, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो सीड्स हैं, उनकी दरामद के ऊपर पाबंदी लगा दी थी और कहा यह जा रहा था कि जनाब ये GMO जो प्रोडक्ट्स हैं, ये या जेनेटिकली मॉडिफाइड जो प्रोडक्ट्स हैं, ये इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र होती हैं और कैंसर इनसे हो सकता है। और उसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान में पोर्ट के ऊपर कंटेनर्स जो है वो हज़ारों की तादाद में कंटेनर, उस वक्त डॉलर का भी इशू चल रहा था, बहरहाल ये कंटेनर्स भी स्टक हो गए थे और जिसका जो सबसे बड़ा असर पड़ा था वो पाकिस्तान में पोल्ट्री सेक्टर के ऊपर पड़ा था, क्योंकि हमारे पोल्ट्री फार्म्स में जो पोल्ट्री फीड है वो इन्हीं बीजों से बनती है, जिसमें कनोला और दूसरा सोयाबीन के जो सीड्स हैं वो शामिल होते हैं। अब हुआ ये कि हुकूमत ने इन बीजों की दरामद के ऊपर पाबंदी जो है वो मशरूत तौर पर उठा ली है, क्योंकि जब पॉइंट ये है कि जब इसके ऊपर पाबंदी लगाई गई थी तो इसे इंसानी सेहत के लिए मुज़र सेहत करार दिया गया था। अब जब पाबंदी उठाई गई है तो सवालिया निशान ये है कि जनाब अब ऐसा क्या हुआ। फिर दूसरी ये कि पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट, जो फूड एक्सपोर्ट्स हैं, स्पेशली जो पोल्ट्री एक्सपोर्ट फूड्स हैं, वो जब दुनिया भर में जाएंगी तो वो किस तरीके से इस चीज़ को लेंगे, इस अहम इशू को मैं डिस्कस करूंगा। डॉक्टर फैयाज सिद्दीकी जो कि माहिर ज़राअत हैं, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बताइएगा, ये GMO जो सीड्स हैं ये होते क्या हैं, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ये होते क्या हैं? GMO क्रॉप बेसिकली आप यही करें कि जेनेटिकली मॉडिफाइड होती हैं और इसमें ह्यूमन की अपनी इंटरवेंशन होती हैं कि आप नॉर्मली तो आपको पता है कि ये जेनेटिक मॉडिफिकेशन नेचुरल प्रोसेस में तो बड़ी रूटीन की चीज़ है और सदियों से ये है कि जितने भी नेचर में प्लांट्स ग्रो करते हैं वो सेल्फ पॉलिनेट भी करते हैं और इसके अलावा आप उनकी ब्रीडिंग भी करते हैं, आप उनकी क्रॉस पॉलिनेशन भी करते हैं। तो जो मैन हैंडलिंग होती है उसमें कम होती है, उसमें इंसेक्ट्स के थ्रू भी पॉलिनेशन होती है। ह्यूमन जो क्रॉस पॉलिनेशन लाइक जब हम हाइब्रिड सीड बनाते हैं, हाँ, उसके अंदर भी हमें ये प्रोसेस यूज करना पड़ता है कि हम एक प्लांट का जीन जो है वो दूसरे जीन में ट्रांसफर करते हैं और जो भी कैरेक्टर हमने ट्रांसफर करना होता है एक जीन से दूसरे जीन में, यही प्रोसेस होता है। और ये नेचर जो है वो अपनी जेनेटिक इंजीनियरिंग सदियों से कर रही है और ये जो GMO है या जेनेटिकल मॉडिफिकेशन है, जैसे इंसान है आपका, उसकी भी जो ट्रेट होते हैं, एक माँ और बाप के बाद बच्चा जो पैदा होता है उसके भी ट्रेट जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर होते हैं और रैंडम होते हैं। जो रैंडम ट्रांसफॉर्मेशन होती है फ्रॉम वन जीन ट्रांसफर टू अनदर विदाउट इंटरवेंशन ऑफ टेक्नोलॉजी और आप जीन को आइसोलेट करके लाते हैं सिस्टम के थ्रू साइंटिफिकली या जेनेटिकली इंजीनियर्ड। ठीक है, ये बताइएगा कि ये GMO सीड्स जरा इसी इशू के ऊपर आ जाते हैं, जब इनके ऊपर पाबंदी लगी तो इसे मुज़र सेहत करार दिया गया था, तो आपकी नज़र में ये सही था?
नहीं, पहली तो बात ये कि ये जो मैं थोड़ा सा इसे कंप्लीट कर लूं, हम जब इसे कहते हैं ना जेनेटिकली मॉडिफाइड, ये होता है कि आपने फॉर एग्जांपल जो हमारे जैसे अभी आपने सोयाबीन की बात की, कॉटन की भी सारी चीजें, तो इनमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ये आता था कि फील्ड में इंसेक्ट्स जो है ना, वो इनका इतना ज्यादा अटैक होता था कि ये क्रॉप्स के ऊपर आपके जो है ना पेस्टिसाइड की स्प्रे बहुत ज्यादा करनी पड़ती थी, या जमीन के अंदर वीड्स बहुत पैदा होती हैं, उन्हीं के वीडिसाइड्स करनी पड़ती थी। तो साइंसदान ने ये भी एक्सीडेंटली डिस्कवर किया कि यार कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो इनके जैसे सुंडी होती है या कैटरपिलर होता है, उसको वो बड़े किल कर देती है। तो उन्होंने देखा कि क्या कौन सी चीज है, तो उन्होंने देखा कि एक बैक्टीरिया उसके अंदर टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। वो टॉक्सिन जब वो सुंडी खाती है तो ऑटोमेटिकली उसकी जो आगे प्रिवेल नहीं करती। तो उन्होंने उस जीन को आइसोलेट किया और उसके बाद फिर उन्होंने बड़ी एफर्ट और मेहनत के बाद टेक्नोलॉजी डेवलप की और जीन ट्रांसफर किया। उससे फिर ये हुआ कि ये जो जीन प्लांट में चले गए, उनका ये फायदा हुआ कि जी आपकी जो इतनी कीमती और बड़ी हैवी स्प्रेज करते थे, जैसे आपको मिलियन बिलियन ट्रिलियन डॉलर्स के जो है ना स्प्रेज होते हैं, पूरी कॉटन क्रॉप ले लें, सोयाबीन क्रॉप ले लें, या जो भी जेनेटिकली जो रेजिस्टेंस नहीं होती है उनमें, तो ये नेचुरल की बजाय इंड्यूस्ड या ट्रांसफॉर्म्ड जो है ना उसके अंदर आप रेजिस्टेंस पैदा करते हैं। वो रेजिस्टेंस बेसिकली आपकी जो प्लांट है उनकी इकोनॉमिक्स को भी लुक आफ्टर करते हैं और उनकी प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाते हैं। और हेल्थ का इस लिहाज से आप देखें कि जब आपकी पेस्टिसाइड इतना ज्यादा स्प्रे होता है तो अल्टीमेटली इट ट्रांसफर इनटू द होल बायोलॉजिकल सिस्टम में, हमारे फूड में आता है, हमारे हर एक जो साइकिल है कंप्लीट एग्रीकल्चर का, उसमें कहीं दैट वाज द ओनली पॉइंट जिसकी वजह से इसको जो है वो बैन था। अब ये बताइए फिर किस तरीके से रिएक्ट किया जाएगा, दुनिया कैसे देखेगी, और फिर अगर इसको इंपोर्ट करने की इजाज़त दी गई है तो फिर किन कंडीशंस के ऊपर, ये भी थोड़ा सा समझना चाहेंगे। अब अगर इजाज़त है तो क्यों है? देखिए, इसकी इजाजत जो है ना, ये तो गवर्नमेंट के पास ऑप्शन इसलिए नहीं है कि आपको पता है कि फूड सिक्योरिटी जो है ना, दैट इज द नंबर 1 प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड। तो फूड सिक्योरिटी कहाँ से आएगी जब आपके पास सरप्लस फूड होगी? आपकी जो पॉपुलेशन रेट ग्रोथ का है ये कि अगले 20 सालों में दुनिया की पॉपुलेशन जो है 9 बिलियन तक चली जाएगी। तो 9 बिलियन पीपल्स के लिए आप कहाँ से फूड देंगे? जो आपके पास जमीन भी उतनी है, आपके पास रिसोर्सेज भी इतनी है। तो एक ही ऑप्शन है कि यू गो फॉर द स्मार्ट एंड जो है ना क्विक और रिलायबल टेक्नोलॉजी। तो ये मतलब हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। आप कहें ना कि जी ये हमें जो है ना हेल्थ के कॉन्शियस लोग जो है ये समझते हैं, लेकिन ये कोई ऑप्शन नहीं है, हमें करना है। और ये जो जिस तरह साइंस और टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती है ना, जैसे ये मोबाइल इवॉल्व हुआ, तो किसी ने जो है ना हर एक ने एक्सेप्ट किया और आज उसका फायदा नजर आ रहा है। तो ये जो भी साइंटिस्ट पीछे काम कर रहे होते हैं, ये किसी इंसान की बेहतरी के लिए कर रहे होते हैं। उनका ये कतई मकसद नहीं होता कि किसी को भी नुकसान हो या उनका। तो आप ये समझते हैं कि इसकी इजाजत जो है वो मिली, जो दी गई है, वो बिल्कुल ठीक एक्शन है, सही इकदाम है? और इसमें अगर एहतियात करनी है तो फिर किस तरह, क्योंकि कंडीशन है ना, उसमें कुछ कंडीशंस भी रखी गई हैं। देखिए, ये तो पहली तो बात है कि इसके वर्ल्ड वाइड रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं, रेगुलेटरी इसके जो इश्यूज हैं उनको हैंडल करने के लिए पूरे प्रोसेस हैं। तो जो भी जीन को ट्रांसफर करने वाली कंपनी होती हैं, बेसिकली ये उनका सब्जेक्ट होता है और वो इसको सिक्योर बनाते हैं। और ये पूरी वर्ल्ड की जो FAO या वर्ल्ड FAO फूड ऑर्गेनाइजेशन हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबल। लेकिन सर पाकिस्तान जैसे मुल्क में आप समझते हैं कि ये कंप्लाइंस जो है वो हमारे यहाँ गवर्नेंस का तो सबसे बड़ा मसला है, तो ये कंप्लाइंस जो है हमारे यहाँ सही हो पाएगी? हमने क्या कंप्लाइंस करनी है? कंप्लाइंस तो इसके अंदर ऑलरेडी जो है ना, सीड आया, आपने लगाना है और उसके बाद उससे आपने हार्वेस्ट करना है और अपनी यूटिलाइजेशन के लिए। मतलब हम इंपोर्ट ही वो बीज करें सर, फिर हम इंपोर्ट ही वो बीज करें, उसमें बड़े चूजी हो ना, इंपोर्ट ही वो बीज करें जो कंप्लायंस के हिसाब से हो। ये ऐसा ही होगा, वरना तो कोई, ये जरूर है कि गवर्नमेंट को जो एथेंटिक कंपनीज हैं और उसकी ये चीजों को जरूर देखना पड़ेगा कि आप ब्लाइंडली नहीं कर सकते। और वैसे भी ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स हैं,
तो ये आपको हर जगह से और हर इदारे से अवेलेबल नहीं है। ये तो बिल्कुल जो प्रिसाइसली इन सब्जेक्ट्स पे काम कर रही हैं कंपनी जो, और ये तकरीबन पिछले 28 साल से ये काम हो रहा है और इसकी रिजल्ट्स जो हैं वो बड़े मतलब कि अभी तक किसी दुनिया में कोई ऐसे नेगेटिव रिपोर्टिंग नहीं है। तो ये कुछ लोग जो समझते हैं कि उनको जो हमारे समझते हैं ना आप सोसाइटी के अंदर कुछ लोगों की रिजर्वेशन है, लेकिन वो भी इस वजह से है कि उनका जो अननोन फियर जो है ना वो नॉलेज की कमी की वजह से। अब एक साइंस का जो काम करने वाले लोग हैं वो बड़े रिस्पॉन्सिबली काम करते हैं और ये इसकी हिस्ट्री एग्जाम्पल है कि उन्होंने जो काम भी किया इंसानों की बेहतरी के लिए किया है। कोरोना की देखें उन्होंने काम किया, ये तो नहीं हुआ बहुत शुक्रिया डॉक्टर फैयाज सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद थे और हम बात कर रहे थे GMO सीड्स की दरामद के हवाले से। हुकूमत ने मशरूत तौर पर इसकी इजाज़त दी है। जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो सीड्स हैं कनोला और दूसरे सोयाबीन के, अब देखना यह है कि इसके ऊपर जो कंप्लाइंस के इशू हैं उसके ऊपर उसी तरीके से कारबंद भी रहा जाए और हमारे इंपोर्टर्स जो हैं वो वही बीज इंपोर्ट करेंगे जो हिफ्ज़ान सेहत के हवाले से महफूज समझे जाएंगे। आज के प्रोग्राम से इतना ही। इंशाअल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।